गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हमने आपातकाल की घोषणा के बारे में देखा था। अब हम देखते हैं कि आपातकाल घोषणा के क्या परिणाम रहे। चलिए शुरू करते हैं। अब जो ये आंदोलन हुआ, आपातकालीन घोषणा हुई, इसका परिणाम क्या हुआ? सरकार के इस फैसले से विरोधी आंदोलन एक बार रुक गया। मतलब एक समय के लिए विरोधी आंदोलन रुक तो गया, हड़तालों पर रोक लगा दी गई, अनेक विपक्ष नेताओं को जेल में डाल दिया गया, राजनीतिक माहौल में तनाव भरा एक गहरा सन्नाटा छा गया। आपातकालीन प्रबंधक के अंतर्गत प्राप्त होने वाली शक्तियों पर अमल करते हुए और सरकार ने प्रेस की आज़ादी पर रोक लगा दी। मतलब कि कोई भी न्यूज़पेपर अपनी मर्जी से कोई भी अखबार या कोई भी न्यूज़ नहीं छाप सकता। समाचार पत्रों को कहा गया कि कुछ भी छापने से पहले अनुमति लेनी जरूरी है। इसे प्रेस सेंसरशिप के नाम से जाना जाता है। अभी हमारा क्वेश्चन आएगा कि प्रेस सेंसरशिप किसे कहा गया था। सामाजिक और सांप्रदायिक गड़बड़ी की आकांक्षाओं के मद्देनज़र सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे आरएसएस कहा गया, और जमानत ए इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया। धरना प्रदर्शन और हड़ताल की भी अनुमति नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह हुई, आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत नागरिकों के विभिन्न मौलिक अधिकार निष्प्रभावी हो गए। उनके पास अब यह अधिकार भी नहीं रहा कि मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं। मतलब अब जो मौलिक अधिकार थे, क्योंकि आपातकाल के अंदर हमारे सारे अधिकार रोक दिए जाते हैं, संविधान भी उसके ऊपर प्रतिबंध लगा देता है, अदालत के द्वारा जो कार्रवाई की जाती है। सरकार के निवारण नज़रबंद पर बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। इस प्रावधान के अंतर्गत लोगों की गिरफ्तारी इसलिए नहीं की जाती थी कि उन्हें कोई अपराध किया है, बल्कि उनके विपरीत इस प्रावधान के अंतर्गत लोगों को इस आकांक्षा से गिरफ्तार किया जाता था कि वो कोई आपराधिक कार्य कर सकते हैं। सरकार ने आपातकाल के दौरान निवारक नज़रबंदी अधिनियम का प्रयोग करके बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी की। जिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, वो बंदी प्रत्यक्ष याचिका का सहारा लेकर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती भी नहीं दे सकते थे। मतलब जिनको गिरफ्तार किया गया है, वो किसी से अपनी रिहाई के लिए बातें नहीं कर सकते थे। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, मतलब उसको किस वजह से बंदी बनाया गया है, इस अधिकार को जानने का अधिकार होता है इस बंदी प्रत्यक्षीकरण से। लेकिन इसके साथ भी वो चुनौती नहीं दे सकते थे और ये नहीं पूछ सकते थे कि उनको किन कारणों से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों अथवा उनके पक्ष में किसी और ने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में कई मामले दायर किए, लेकिन सरकार का कहना था कि लोगों की गिरफ्तारी का कारण बताना कोई ज़रूरी नहीं है। अनेक उच्च न्यायालयों ने फैसला दिया कि आपातकाल की घोषणा के बावजूद अदालत किसी व्यक्ति द्वारा दायर की गई ऐसी बंदी प्रत्यक्ष याचिका को विचार के लिए स्वीकार कर सकती है जिसमें उसके अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी हो। इसमें बताया गया है कि कोई भी सर्वोच्च न्यायालय जिसने वहाँ पर वो याचिका दर्ज की गई है, उसकी याचिका को स्वीकार करेगा और उसको कारण बताया जाएगा कि उसको गिरफ्तार क्यों किया है। तो 1976 में अप्रैल माह में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले को उल्ट दिया और सरकार की दलील मान ली। इसका आशय यह था कि सरकार आपातकाल के दौरान नागरिकों से जीवन और आज़ादी का अधिकार वापस ले सकती है। क्योंकि जो हमारे पास अधिकार हैं, जीने का, स्वतंत्रता का, समानता का, शिक्षा का, सब कुछ यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले से नागरिकों के लिए अदालत के दरवाजे बंद कर दिए गए। इस फैसले से सर्वोच्च न्यायालय के सबसे अधिक विवादग्रस्त फैसले में से एक माना गया कि जितने भी फैसले यहाँ सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए जाते थे, ये सबसे बड़ा ही विवादग्रस्त फैसला रहा। आपातकाल की मुखालफत और प्रतिरोध की कई घटनाएं घटी। पहली लहर में जो राजनीतिक कार्यकर्ता गिरफ्तारी से बच गए थे, वो भूमिगत हो गए। उन्होंने सरकार के खिलाफ मुहिम चलाई,
इंडियन एक्सप्रेस और स्टेशन मैन जैसे अखबारों ने प्रेस पर लगी सेंसरशिप का विरोध किया। जिन समाचार पत्रों से रोका जाता था उनकी जगह ये अखबार खाली छोड़ देते थे। मतलब इन्होंने क्या था, जो सेंसरशिप क्या थी कि सरकार से परमिशन लेनी होगी कोई भी न्यूज़ छापने की, तो इनका इन्होंने विरोध किया। सेमिनार और मेन स्ट्रीम जैसे पत्रिकाओं ने सेंसरशिप के आगे घुटने टेकने की जगह बंद होना मुसाफिद समझा। सेंसरशिप को धूता बताते हुए गुपचुप तरीके से अनेक न्यूज़ लेटर और लिफाफालेट निकले। पद्म भूषण से सम्मानित कन्नड़ लेखक शिवराम क्रांत और पद्मश्री से सम्मानित हिंदी लेखक फणी शिवनाथ रेणु ने लोकतंत्र के दमन के लिए अपने सम्मानों को वापस कर दिया, अपनी जो पदवी थी उनको वापस लौटा दिया। बहरहाल मुखाफत और प्रतिरोध के इतने प्रकट कदमों से कुछ ही लोगों ने उठाया। मतलब जो विरोध की बातें थी, विरोध करने की बातें आई थी, इनका विरोध कुछ ही लोगों ने किया था, ये इन्होंने यहाँ शुरू की। संसद ने संविधान के सामने कई चुनौतियाँ खड़ी की। इंदिरा गांधी के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसलों की पृष्ठभूमि में संविधान में संशोधन हुआ। इस संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। कि हमारे पास जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति के पद हैं, इनके लिए उनको कि जो फैसला प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन को अदालत में चुनौती नहीं दे सकता। आपातकाल के दौरान ही संविधान का 42वां संशोधन पारित हुआ। इसमें आप पढ़ चुके हैं कि संशोधन के जरिए संविधान के अनेक हिस्सों में बदलाव किए गए। 42वें संशोधन के जरिए अनेक बदलाव में से एक था देश की विधायी का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल करना। यह व्यवस्था मात्र आपातकाल की अवधि भर के लिए नहीं थी, इसे आगे के दिनों के लिए भी स्थायी रूप से लागू किया जाना था। इसके अतिरिक्त अब आपातकाल के दौरान चुनाव का 1 साल के लिए स्थगित किया जा सकता था। इस तरह देखते हुए जो 1971 के बाद का चुनाव 1976 में होना था, अब वो 1978 में करवाए जा सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था के वहाँ प्रभाव और परिणाम पड़े। बाकी का देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।